हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर वीडियो में हम फर्स्ट ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ईयर में सबसे पहले आपको, अगर मैं सिलेबस के बारे में बताऊं, क्योंकि आप 12th के बाद डायरेक्ट फर्स्ट ईयर में अभी नए हैं, बीएससी के सिलेबस के बारे में बताएं तो बीएससी में केमिस्ट्री के 3 पेपर हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट पेपर इज इनऑर्गेनिक, सेकंड इज ऑर्गेनिक एंड थर्ड फिजिकल। मैं आपको सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करवा रही हूँ। सेकंड पेपर में 5 यूनिट है, सेम इनऑर्गेनिक और फिजिकल दोनों में भी। मैं अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में बात कर रही हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 5 यूनिट हैं, पांचों यूनिट में से 2-2 क्वेश्चन आते हैं और दोनों क्वेश्चन अथवा में आते हैं। कोई एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, मतलब आपके एग्जाम में टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे और हर यूनिट में से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। टोटल आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसी तरह आपको इनऑर्गेनिक और इसी तरह आपको फिजिकल में भी सॉल्व करने होते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट, जिसमें कि आपके 2 क्वेश्चन आएंगे और उसमें से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यूनिट का नाम देख लेते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। अब हमें रासायनिक अभिक्रिया, एक टर्म पड़ी। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? जब कोई बॉन्ड टूटता है, कोई बॉन्ड नया बनता है। अभिक्रिया में क्या होता है? कोई बॉन्ड, पुराना बॉन्ड टूट रहा होगा और नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा, वो रासायनिक अभिक्रिया में होता है। अब जो बॉन्ड टूटते हैं वो किस विखंडन, कौन सी प्रोसेस के द्वारा टूटते हैं, उसे हम क्रियाविधि में पढ़ते हैं। क्रियाविधि में हम डिटेल में पढ़ते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई कैसे है, बॉन्ड ब्रेक कैसे हुआ, बॉन्ड कौन से मेथड से ब्रेक हुआ है। तो हमें यही चैप्टर में पढ़ना है कि चैप्टर में स्टार्टिंग में यही पढ़ना है कि कौन कौन से मेथड होते हैं बॉन्ड ब्रेकिंग के, उसके बाद बनता क्या है, कौन सा इंटरमीडिएट बनता है। मेनली इस चैप्टर में हमें इंटरमीडिएट्स पढ़ने हैं, जैसे कि कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल, कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, मुक्त मूलक। इसके अलावा आगे भी काफी है, नाइट्रीन, बेंजीन, काफी सारे क्रियाशील मुक्त मूलक हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में हमें पहले बंध कैसे टूट रहा है और उससे कौन कौन से मध्यवर्ती इंटरमीडिएट बने हैं। अगर रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में, केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करें तो उनमें बंध, अभिक्रिया के दौरान बंध टूटते भी हैं, बंध बनते भी हैं। तो बंध कौन से मेथड से टूटते हैं, सबसे पहले वो पढ़ते हैं। 2 प्रकार के तरीके होते हैं, 2 मेथड होते हैं जिनके द्वारा कोई भी बंध टूट सकता है। सबसे पहला होता है समांस बंध विखंडन और दूसरा होता है विषमांस बंध विखंडन। समांस और दूसरा है विषमांस। होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग, समांस बंध विखंडन और विषमांस बंध विखंडन। अब समांस बंध विखंडन क्या होता है? समांस मतलब बंटवारा बराबर बराबर होगा, विषमांस मतलब एक पर इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और दूसरे पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले हम पढ़ते हैं समांस बंध विखंडन। क्या होता है समांस बंध विखंडन? जैसे ए और बी आपस में एक बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं। ए और बी आपस में बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं। इसमें अब हमें इसको समांस बंध विखंडन के द्वारा तोड़ना है। तो कैसे टूटेगा? देखो, यहाँ पर बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, हम सभी जानते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड के बीच में, या फिर कोई भी 2 ए और बी जुड़े हुए हैं, 2 परमाणु जुड़े हुए हैं, तो उनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर हमें इसे समांस बंध विखंडन के द्वारा तोड़ना है तो एक इलेक्ट्रॉन किसी एक पर और दूसरा इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे पर चला जाएगा। तो क्या बनेगा? ए पॉइंट बोल रही हूं अभी मैं, से बी पॉइंट, ठीक है। ए और बी पॉइंट, ए पॉइंट बी पॉइंट, इसको बोलते हैं
पॉइंट मतलब मुक्त मूलक, क्या है इसका नाम? मुक्त मूलक, फ्री रेडिकल, इसका नाम क्या होता है? फ्री रेडिकल। समास बंध विखंड, अब आपको याद रखना है, समास बंध विखंडन के दौरान मुक्त मूलकों का निर्माण होता है। मुक्त मूलक क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होना, एक अकेला इलेक्ट्रॉन, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु पर उपस्थित होना। तो बंध विखंडन दो प्रकार से था। सबसे पहला था समास बंध विखंडन, दूसरा क्या था? विषमांस बंध विखंडन। समास बंध विखंडन में क्या होता है? जब बंध के दोनों इलेक्ट्रॉनों में से एक इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु पर, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु पर, बंटवारा कैसा होगा? बराबर बराबर। और हमेशा समास बंध विखंडन के दौरान हाफ हेडेड, मतलब आधा सिर है, देखो एक एरो तो एक ऐसा हो गया, अब हमें ऐसा बनाना है, हाफ हेडेड चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो समास बंध होमोलिटिक फिजन या बॉन्ड ब्रेकिंग में क्या बनते हैं? मुक्त मूलक। इसके बाद हम लेते हैं विषमांस। विषमांस बंध विखंडन में क्या होता है? अब ये देखते हैं। विषमांस बंध विखंडन में बंटवारा बराबर नहीं होता, या तो इलेक्ट्रॉन किसी एक पर चला जाता है या इलेक्ट्रॉन किसी दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ किसी एक परमाणु पर जाते हैं। जैसे कि अगर हमने माना अभी ए और बी आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, अब हमें अगर इसका विषमांस बंध विखंडन करवाना है, या तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ए पर जाएंगे या फिर दोनों इलेक्ट्रॉन बी पर जाएंगे। तो हम अभी सिर्फ अपने मन के अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग ही क्या कर रहे हैं, किसी एक पर, या तो इस पे भेज दो या किसी एक पर। हमने दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर भेज दिए। अब हाफ हेडेड एरो नहीं लगाना है, क्या आ जाएगा? ए प्लस, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए बी पर, और बी माइनस। अब ए तो प्लस हो गया और बी क्या हो गया? माइनस हो गया। ठीक है, अब ये तो समझ गए कि ए प्लस एक धनावेशित और ऋणावेशित प्रजाति स्पीसीज कौन से बंध विखंडन के दौरान बनती है? विषमांस हेट्रोलिटिक फिजन या विषमांस बॉन्ड ब्रेकिंग, हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग के दौरान बनती है। लेकिन अब हम ये कैसे डिसाइड करें कि कौन से पर इलेक्ट्रॉन, अभी तो हमने एज इट इज मान लिया कि बी पर इलेक्ट्रॉन चले गए, अब हम ऐसे कैसे मान लेंगे कि बी पर इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए नहीं? ये किसके आधार पर समझते हैं? ये होता है विद्युत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता के आधार पर, जिसकी हम जानते हैं, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जिस परमाणु की, जिस तत्व की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, विद्युत ऋणता का मान ज्यादा होता है, वो बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है। जब बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा तो उस पर क्या आएगा? आंशिक धनावेश, पार्शियल नेगेटिव, और दूसरे पे क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव धनावेश, और एक पर क्या आ जाएगा? धनावेश। अब हम मानते हैं दोनों ही पॉसिबिलिटी लेते हैं, हम इसको दो टाइप्स में बांट देते हैं। फर्स्ट, अब हमने क्या माना है? हमने अभी यहाँ पे ए और बी लिए हैं, लेकिन हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन को साथ में लेते हुए चलना है, तो हम मान रहे हैं कि अब यहाँ पर कोई कार्बन है। सेम इसी तरह इसमें भी, पहले हम इसको लिख के दिखाते हैं कार्बन की फॉर्म में, समांस को यहाँ लिखते हैं। माना सी है, सी के साथ कोई परमाणु एक्स जुड़ा हुआ है। अगर इसमें होमोलिटिक फिजन होगा, बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, तो क्या आएगा? सी फ्री रेडिकल और एक्स फ्री रेडिकल, मतलब कार्बन मुक्त मूलक। इसको क्या बोलेंगे? कार्बन फ्री रेडिकल। ये तो हो गया कार्बन के फॉर्म में। अब हमें क्या करना है? यहाँ पे हमने एक बार कार्बन के साथ एक्स को जोड़ा, एक बार हमने कार्बन के साथ वाई को जोड़ दिया, क्योंकि हमें इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। क्यों? क्योंकि हमें दो स्पीसीज बनानी है, एक बनाना है कार्बोकेटाइन और कार्बन एनाइन। कार्बोकेटाइन क्या होता है? जिसमें कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है कार्बोकेटाइन, और जिसमें कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आता है वो क्या होता है? कार्बेनाइन। दोनों को बनाने के लिए सिर्फ एक ही फिजन होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग होती है हेट्रोलिटिक, विषमांस बंध विखंडन। अब इसके लिए नेगेटिविटी के आधार पर बॉन्ड ब्रेकिंग होती है। जैसे कि देखो, हम मान रहे हैं एक्स है अधिक विद्युत ऋणी, अधिक
En और Y है En जिसकी कम है। तुलना किससे की गई? कार्बन से। अगर X की विद्युत दृढ़ता ज्यादा है तो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को X अपनी तरफ खींचेगा, तो X पर क्या आएगा? नेगेटिव। तो अब हम बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस पर गए? इस पे, तो इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव। तो इससे क्या बनेगा? कार्बन पॉजिटिव। हमें पता है 3-4 बॉन्ड साथ में बनाने हैं, कार्बन पॉजिटिव और X पे क्या आ गया? नेगेटिव। तो अब क्या बन गया? ये कार्बो कैटाइन। अब हम नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं जिसमें कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। क्यों? क्योंकि अब जो Y जुड़ा हुआ है वो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है। तो अब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, वही बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अब किस पे जाएंगे? कार्बन पर। तो कार्बन पर नेगेटिव और Y पर पॉजिटिव। नेगेटिव और इस पर क्या आ गया? पॉजिटिव। अब ये क्या है? कार्बेनाइन। क्या बना है? कार्बेनाइन फॉर्म हो गया है। तो अब हमने 3 स्पीसीज देखी। फर्स्ट इज फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल, सेकंड कार्बोकैटाइन एंड थर्ड कार्बेनाइन। कार्बन फ्री रेडिकल कब बनता है? जब समान बंध विखंडन होता है। समान बंध विखंडन में बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स का बंटवारा बराबर होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन बराबर बराबर बढ़ जाते हैं, जिससे दोनों ही परमाणुओं पर एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन शेष बचता है। लेकिन विषमांश बंध विखंडन में बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु पर चले जाते हैं, जिससे किसी एक पर पॉजिटिव और किसी एक पर नेगेटिव आता है। अब कार्बोकैटायन और कार्बेनाइन कब बनते हैं? अगर कार्बन के साथ कार्बन से अधिक विद्युत दृढ़ता का कोई तत्व जुड़ता है तो बंध के इलेक्ट्रॉन वो अधिक विद्युत दृढ़ता वाला तत्व खींच लेता है और कार्बन को पॉजिटिव चार्ज आता है। इस तरह से कार्बोकैटायन बनता है। लेकिन अगर हम कार्बेनाइन की बात करें तो कार्बेनाइन की फॉर्मेशन में कार्बन के साथ कार्बन से कम विद्युत दृढ़ता का तो कार्बन की विद्युत दृढ़ता ज्यादा हो गई तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को कार्बन खींचेगा, दूसरे पर पॉजिटिव और कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। इससे कार्बेनाइन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि कार्बोकैटाइन कौन सी बॉन्ड ब्रेकिंग से बनता है, कार्बेनाइन कौन सी बॉन्ड ब्रेकिंग से बनता है और कार्बन फ्री रेडिकल कौन सी बॉन्ड ब्रेकिंग से बनता है। इसके आगे अब हम फ्री रेडिकल, कार्बन मुक्त मूलक कितने प्रकार का होता है वो पढ़ेंगे। कार्बन मुक्त मूलक 4 प्रकार का होता है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। चतुर्थक में हम मैथिल मुक्त मूलक बोलते हैं, मैथिल फ्री रेडिकल बोलते हैं, चतुर्थक नहीं मैथिल। क्या है आगे? नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसी में, टाइप्स ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल 4 टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज प्राइमरी, प्राथमिक कार्बन मुक्त मूलक, जिसे हम 1 डिग्री भी कहते हैं। क्या होता है? प्राथमिक कार्बन मुक्त मूलक क्या होता है? ऐसे मुक्त मूलक या फिर ऐसे कार्बन मुक्त मूलक जिसमें अयुग्मित, क्योंकि मुक्त मूलक पर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, तो जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन या फिर इसे हम विभेदी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यही तो डिफरेंशिएट कर रहा है कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक कौन सा, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उस कार्बन पर, इस कार्बन पर उपस्थित है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उस कार्बन पर उपस्थित होता है जो अन्य केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। अब हम इसकी बैलेंस ही पूरी कर देते हैं। 1, 2, 3 और एक बॉन्ड ब्रेक होने पर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आया और इसके क्या हो गए? तो ये क्या है? एथिल मुक्त मूलक। तो एथिल मुक्त मूलक किसका उदाहरण हो गया? 1 डिग्री का। तो क्या आएगा? दोबारा डेफिनेशन देखो, वे मुक्त मूलक जिसमें मुक्त मूलक या फिर फ्री रेडिकल या फिर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उस कार्बन पर उपस्थित होता है जो अन्य केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, प्राथमिक मुक्त मूलक कहलाते हैं। अब सेकंड देखते हैं, द्वितीयक मुक्त मूलक। द्वितीयक मुक्त मूलक, द्वितीयक
जिसे हम 2 डिग्री भी कहते हैं। क्या होगा? वे कार्बन मुक्त मूलक जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उस कार्बन पर उपस्थित होता है जो अन्य 2 कार्बन से जुड़ा होता है। वही हमें ऐसे बैलेंस ही पूरी करनी है इसकी, CH3 और यहाँ 1 2 3 और ये 4, ये वाला बॉन्ड टूटा था। तो क्या होगा? वे मुक्त मूलक जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उस कार्बन पर उपस्थित होता है जो अन्य 2 कार्बन से जुड़ा हो, 2 सेकेंडरी द्वितीयक मुक्त मूलक कहलाते हैं। नेक्स्ट, थर्ड 3 डिग्री या फिर तृतीय मुक्त मूलक। वे मुक्त मूलक जिसमें फ्री रेडिकल या फिर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उस कार्बन पर उपस्थित होता है जो अन्य 3 कार्बन से जुड़े होते हैं। वही वैलेंसी पूरी करो, CH3 और ये भी CH3 1 2 3 और इस पर इसका एक 4th बॉन्ड टूटा था, उसी से ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आया है। तो वे मुक्त मूलक जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उस कार्बन पर उपस्थित होता है जो अन्य 3 कार्बन से जुड़े होते हैं, तृतीयक मुक्त मूलक या फिर 3 डिग्री फ्री रेडिकल या फिर 3 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल कहलाते हैं। अब हमने 1 2 3 1 डिग्री में अन्य 1 से, 2 डिग्री में अन्य 2 से और 3 डिग्री में अन्य 3 से। अब लास्ट है, अंतिम कौन सा है? नेक्स्ट, मैथिल फ्री रेडिकल। क्या होता है? वे मुक्त मूलक जिसमें मुक्त मूलक या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, मुक्त मूलक या फिर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उस कार्बन पर उपस्थित होता है जो किसी भी कार्बन से नहीं जुड़े होते हैं, ओनली 3 हाइड्रोजन से जुड़े होते हैं, ओनली 3 हाइड्रोजन से जुड़े होते हैं, मैथिल मुक्त मूलक कहलाते हैं। अगर हम इसको ऐसे मैथिल भी लिख सकते हैं, CH3 ये मैथिल है, इसीलिए इसे फ्री रेडिकल कहा जाता है। यहाँ पर कार्बन फ्री रेडिकल्स के टाइप्स कंप्लीट हो गए। अब कार्बन फ्री रेडिकल के बाद कार्बोकेटायन और कार्बेनाइन भी आता है, लेकिन उसे अभी आगे इसको कंप्लीटली फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी और आगे स्टेबिलिटी को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स उनको पढ़ने के बाद हम कार्बेनाइन के प्रकार वगैरह पढ़ेंगे। सेम इसी तरह से तो आगे हम स्टेबिलिटी के बारे में देखते हैं कि कार्बन मुक्त मूलक कितना स्टेबल होता है, स्टेबल हैवी है या नहीं है, अनस्टेबल है, अनस्टेबल है तो क्यों है, वो देखते हैं। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, नेक्स्ट टॉपिक। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। अब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल के बारे में पढ़ते हैं। पहले तो देखते हैं कार्बन स्टेबल होता है, कार्बन फ्री रेडिकल स्टेबल होता है या फिर अनस्टेबल होता है। देखो सबसे पहले हमने कार्बन लिया, 3 तो बॉन्ड होते हैं, हमें मतलब नहीं अभी किससे जुड़े हैं। और ये कुछ कार्बन फ्री रेडिकल की स्ट्रक्चर है। कार्बन फ्री रेडिकल में एक इलेक्ट्रॉन ये, अगर किसी एटम से या फिर किसी एलिमेंट से ये बॉन्ड अटैच भी है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर, ये भी, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने हो गए? 2 2 2 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 7 इलेक्ट्रॉन। और स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग हमें ऑक्टेट का कंप्लीट होना जरूरी है। अगर कोई भी स्पीसीज स्टेबल है उसके लिए जरूरी है कि उसका ऑक्टेट अष्टक कंप्लीट हो। अष्टक के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसका मतलब ये कैसी है? इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज है। कैसी है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन की इसके पास कमी है। इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज होने के साथ साथ ये अनस्टेबल है। कैसी है? अनस्टेबल है।
और अगर हमें इसे स्टेबल बनाना है तो हम इलेक्ट्रॉन देकर इसको स्टेबल बना सकते हैं। तो ऐसे कोई भी कारक जो इसको इलेक्ट्रॉन दें या फिर इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसके इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि करें, उसे इंक्रीज करें, वो इसकी स्टेबिलिटी को भी इंक्रीज करते हैं। तो हम इसके स्टेबिलिटी को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स में पढ़ेंगे या फिर स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने वाले फैक्टर्स के बारे में पढ़ें। तो वो फैक्टर इसकी स्टेबिलिटी को कैसे बढ़ाते हैं, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या फिर इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करके इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। तो इसके बाद हम वही पढ़ेंगे। तो अब मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, इस कार्बन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, अष्टक कंप्लीट नहीं है। अष्टक कंप्लीट नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है और इलेक्ट्रॉन न्यून होने के कारण ये कैसा है, अनस्टेबल है। ऐसे कोई भी कारक, ऐसे कोई भी फैक्टर्स जो इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करें, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसकी इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि करें, वो इसकी स्टेबिलिटी को भी बढ़ाते हैं। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, जैसे हम प्लस आई प्रभाव के बारे में बात करें। प्लस आई प्रभाव क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडिंग, इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है। तो इसके बाद अब हम फैक्टर्स पढ़ते हैं। अगर हम फैक्टर्स पढ़ें, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर इज प्लस आई या इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट वाले समूह जो ग्रुप प्लस आई प्रभाव प्रदर्शित करते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के होते हैं। जैसे अगर हम मैथिल समूह लें, कैसा समूह लें, मैथिल, तो इसका प्रभाव कैसा होता है, प्लस आई। अब हमें क्या करना है, एक फ्री रेडिकल लेना है। हमें तीनों बॉन्ड बना दिए एक में। नेक्स्ट एक में 2 बॉन्ड बनाए हैं, इसमें केवल 1 बॉन्ड बनाया है और मैंने इसमें और यहाँ पे लिख दिया मैंने CH3। मतलब अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर CH3 जोड़ दिया, CH3 और इसको H कर दिया, यहाँ पर CH3 CH3 CH3। तो अब ये बताओ कौन कौन से डिग्री हो गए, ये कौन सा है 3 डिग्री, क्योंकि जिस पर फ्री रेडिकल या फिर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है वो अन्य 3 से जुड़ा हुआ है, 2 से जुड़ा हुआ है, 1 से, और वो एक भी कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं है। तो क्या कहेंगे, ये है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और मैथिल। अब हमें इसकी स्टेबिलिटी का क्रम देखें तो कौन सा स्टेबल ज्यादा होगा। मैं आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताती हूँ। इसमें 3 डिग्री इज मोर स्टेबल, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ये होता है स्टेबिलिटी का ऑर्डर। स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये क्यों होता है, अब ये देखते हैं। अगर हम इसमें देखें कितने ग्रुप हैं, मैथिल 3, तीनों का इफेक्ट कैसा है, प्लस आई। क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे। अगर हम इसमें देखें तो कितने हैं, 1 2 मैथिल समूह है, 2 प्लस आई प्रभाव वाले समूह हैं। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इसकी तुलना में कम बढ़ाएंगे, क्योंकि इसमें एक समूह, एक ग्रुप ज्यादा है। इसको देखें तो इसमें कितने हैं, ओनली 1 प्लस आई प्रभाव वाला समूह है। तो ये स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, लेकिन इन दोनों की तुलना में और कम। और फिर तो हम स्टेबिलिटी का क्रम, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, इस वाली। फिर इसके बाद
वाले, इसके बाद ये 2 डिग्री वाले की, इसके बाद 1 डिग्री, और इसके बाद क्योंकि इसमें एक भी समूह नहीं जुड़ा हुआ है इसको साफ लिख देती हूँ थोड़ा सा। CS3 3 जुड़े हैं, तो कौन सा है 3 डिग्री। CS3 2 जुड़े हैं 2 डिग्री। CS3 ओनली 1 है 1 डिग्री। और लास्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर इज, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा इसकी, फिर इसकी सबसे कम, ये हो गया स्टेबिलिटी ऑर्डर। रीजन प्लस आई प्रभाव, इलेक्ट्रॉन जो देगा जितना ज्यादा देगा स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ाएगा, जो कम देगा वो स्टेबिलिटी और कम करेगा। इसके बाद नेक्स्ट इफेक्ट है अनुनाद, अतिसंयुग्मन। इसे हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। ओके।